हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? हम हमारा सेकंड चैप्टर है पढ़ रहे थे फ्रॉम हंटर गैदर टू फार्मर्स। सम टॉपिक्स दैट वी हैव कंप्लीटेड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, इस चैप्टर के जैसे कुछ टॉपिक्स है जो स्टोन एज के फेजेस है वो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में रीड आउट कर लिए थे। पैलोलिथिक एज जो है वो हमने ऑलरेडी रीड कर लिया था, डिस्कवरी ऑफ फायर कर लिया था, मैसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आर्ट इन द स्टोन एज। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आर्ट इन द स्टोन एज। Humans in the Stone Age lived mostly in natural caves and rocks shelters। ये तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है इसके बारे में कि ह्यूमंस जो है स्टोन एज में कहाँ पे रहते थे। मोस्टली नेचुरल जो केव्स, मतलब जो नेचुरल जो गुफाएं जो बनी हुई थी पत्थरों में, और रॉक्स शेल्टर्स, पत्थरों की एक तरह से रॉक शेल्टर ही हो गया वो, जो गुफाएं होती थी वहीं पे रहते थे। दे ऑफन डेकोरेटेड दी शेल्टर्स विद पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स। मतलब वो क्या करते थे, जहाँ जिन गुफाओं में रहते थे, जिन शेल्टर्स में, गुफाओं में, उनको क्या करते थे, डेकोरेट करते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। दीज डिपिक्ट एवरी डे एक्टिविटीज़ ऑफ प्री हिस्टोरिकल एज सच एज हंटिंग सीन्स, ट्राइबल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। मतलब इससे क्या पता चलता है उनकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ क्या होती थी, प्रीहिस्टोरिकल जो लाइफ थी उनकी कैसी होती थी। हंटिंग सीन्स है, मतलब शिकार के सीन, मतलब शिकार करते हुए जानवरों को, इस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे वो। ट्राइबल रिचुअल्स, मतलब उनके ट्राइबल जो उनका मतलब आदिवासी एक तरह से जो ग्रुप होता था उसकी कौन कौन से रिचुअल्स, रीति रिवाज, सेरेमनीज़ है, रिलीजियस किस धर्म में जो विश्वास करते थे वो रिलीजियस बिलीव्स है, प्रैक्टिस, ये सब के बारे में वो पेंटिंग्स में बताते थे। इससे हमें उनकी एवरीडे की जो एक्टिविटीज़ है उनके बारे में पता चलता है। मोस्ट ऑफ दिस केव्स पेंटिंग्स आर अबाउट 20,000 ईयर्स ओल्ड एंड दे गिव अस मैनी क्लूज अबाउट द लाइफ ऑफ स्टोन एज मैन। बहुत सारी पेंटिंग्स तो 20,000 ईयर लमसम पुरानी है और इससे हमें इसकी डेली लाइफ के बारे में बहुत सारे क्लूज मिलते हैं। इंडिया हैज़ मोर देन 150 स्टोन एज रॉक पेंटिंग साइट्स। हमें बहुत सारी, मतलब देखो 150 इतनी साइट्स मिली हैं, इतनी जगहों पे, मतलब इस तरह के एविडेंस मिले हैं कि जहाँ पे रॉक पेंटिंग के मतलब प्रमाण या सबूत मिले हैं कि जहाँ पे पता चल सके कि हमें स्टोन एज में किस तरह की पेंटिंग की जाती थी। द रॉक शेल्टर एट भीमबेटका इज़ परहैप्स द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड फेमस अमंग दिस। इसके अलावा मतलब जो रॉक शेल्टर में भीमबेटका नाम की जो प्लेस है वो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग और फेमस है इसमें। दीज पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स शो स्टिक फिगर सेल्डिंग एंड हंटिंग एनिमल्स। मतलब इन पेंटिंग से हमें सब फिगर्स पता चलता है वो किस तरह से क्या एक्टिविटीज़ करते थे, कैसे हंटिंग करते थे एनिमल्स का। सम अदर पेंटिंग्स शो पीपल डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स। और कुछ पेंटिंग्स में तो मतलब वो मतलब डांस करते हुए और रिचुअल्स परफॉर्म, मतलब अपने रीति रिवाज में किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे एक साथ मिलके, वो सब बताया गया है। द मेन कलर यूज इन दिस पेंटिंग्स आर ऑच रेड एंड वाइट। ज़्यादातर पेंटिंग्स में क्या और रेड कलर और वाइट कलर यूज़ किए गए हैं। सिमिलर प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन फ्रांस, स्पेन एंड सम अदर कंट्रीज। इसी तरह की कुछ पेंटिंग्स है ये इंडिया के अलावा भी अदर कंट्रीज जैसे फ्रांस है, स्पेन में है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में मिले हैं। भीमबेटका जो भी मैंने आपको इसी पैराग्राफ में बताया है, भीमबेटका जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। भीमबेटका इज़ लोकेटेड अबाउट 45 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल, एमपी। भोपाल से 45 जो किलोमीटर है दूर भीमबेटका है। इट इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसे क्या कहा जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छी और मतलब फेमस पेंटिंग्स के एविडेंस हमें मिले हैं। केस स्टडी हुसंगी वैली। ठीक है, एक प्लेस है जो मिली है हुसंगी वैली जिसे कहा जाता है हुसंगी वैली। ठीक है, यहाँ से बहुत ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे हमें उनके बारे में हिस्ट्री, उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स। हुसंगी वैली, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्हें बहुत सारे उन्होंने क्या डिस्कवर किए हैं, स्टोन टूल्स, पत्थर के टूल्स, क्योंकि उस समय वो जो अर्ली मैन थे वे किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। बाकी धीरे धीरे टूल्स डेवलप हुए थे और ज़्यादा।
कहाँ पे मिले हैं? हुंसगी वैली जो है ये कहाँ पे है? सिचुएटेड है गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कहाँ पे है? गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? कर्नाटक स्टेट में। दिस डेक्कन प्लेटू साइट हैव एविडेंस ऑफ ए बिग ह्यूमन सेटलमेंट वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव। मतलब इस जो ये डेक्कन प्लेटू की जो साइट है, क्योंकि कर्नाटक है तो डेक्कन प्लेटू में आ गया ये, तो यहाँ से बहुत मतलब बड़े स्तर पे एक तरह से ह्यूमन सेटलमेंट की काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते थे, इससे पता चलता है। स्मॉलर साइट्स वर प्रॉबली कैंपिंग एरियाज यूज्ड फॉर हंटिंग एंड फिशिंग। और कुछ छोटी छोटी साइट्स मिली हैं जहाँ पे हंटिंग और फिशिंग का काम किया जाता था। हुसंगी इज बिलीव टू बी फैक्ट्री साइट वेयर स्टोन टूल्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। यहाँ पे ऐसा माना जाता है एक बड़ी एक फैक्ट्री की तरह है जहाँ पे क्या बनाए जाते थे? स्टोन टूल मैन्युफैक्चर किए जाते थे। मतलब ये जगह ऐसी मानी जाती है एक फैक्ट्री साइट की तरह है जहाँ स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। ठीक है। रिसेंट एक्सकवेशन इस्लामपुर क्वारी हैज़ यील्ड मोर देन 15,000 स्टोन टूल्स। इसके अलावा अभी रिसेंटली में एक इस्लामपुर क्वारी एक जगह पे क्या मिला है? अभी जहाँ पे एक्सकवेशन की गई है, खुदाई की गई है, तो वहाँ से क्या मिला है? 15,000 से ज़्यादा 15,000 मोर देन स्टोन टूल्स मिले हैं। द टूल्स फाउंड हेयर इंक्लूड चॉपर्स, स्फीरोड्स जिसे पाउंडिंग टूल्स भी कहते हैं, हैंड एक्सिस, क्लेवर, स्क्रैपर्स, ब्लेड्स एंड फ्लेक्स। मतलब इस तरह के टूल्स मिले जैसे चॉपर्स टाइप के हैं, ब्लेड्स हो गए, फ्लेक्स हो गए, स्क्रैपर, क्लेवर, पाउंडिंग जो पीसेस में काटने वाले टूल्स है, हैंड एक्सिस कुल्हाड़ी है, इस तरह के टूल्स हमें मिले हैं। दीज वर मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन्स, जो किसके बने हुए हैं? ग्रेनाइट के और लाइमस्टोन के बने हुए हैं। ए वेरी कॉमन टूल फाउंड इन द रीजन इज द एंड स्क्रैपर। एक बहुत फेमस ज़्यादातर जो टूल मिला है वो कौन सा है? स्क्रैपर मिला है। स्मॉल राउंडेड टूल कैसा है? जो स्मॉल छोटा राउंडेड टूल है, यूज टू स्क्रैप हाइड्स। इट यूजली हैड ए बोन हैंडल, जिसके एक बोन हड्डी का एक हैंडल भी पीछे लगा हुआ है। स्क्रैपर मिला है एक। द अवेबिलिटी ऑफ पेरिनिल वाटर सोर्स इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। मतलब पानी का यदि सोर्स देखे जाए तो वहाँ पे क्या मिले हैं? स्प्रिंग्स मिले हैं जहाँ से वो वाटर यूज़ करते थे। द अवेबिलिटी ऑफ लाइमस्टोन एंड ग्रेनाइट फॉर टूल मेकिंग, the protected landscape of the valley, presence of a wide variety of plant and animal food ensured। इसके अलावा ग्रेनाइट और लाइमस्टोन है जो टूल मेकिंग में यूज़ होते थे, उनके बारे में भी पता चला है कि वो कहाँ से लेते थे। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल फूड्स इंश्योर्ड कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन ऑफ दिस वैली फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। द स्टोन टूल्स फाउंड इन द हुसंगी वैली हैव डेटेड टू अर्ली एज 1 मिलियन ईयर्स एगो। माना जाता है कि यहाँ से जो टूल्स मिले हैं वो कम से कम 1 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ठीक है। स्टोन एज साइट्स डेटिंग फ्रॉम 1.5 to 0.7 मिलियन ईयर्स एगो आर डेंसली कंसनट्रेटेड टू सेंट्रल इंडिया एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। मतलब देखो कितनी पुरानी बताई गई है, 1.5 to 0.7 मिलियन ईयर्स एगो, ज़्यादातर इंडिया के सेंट्रल पार्ट और साउथर्न पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट। The Stone Age saw sustained and brave efforts by humans to understand the environment and adapt to it। देखो स्टोन एज में जो ह्यूमन था जो इंसान था उसे इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े, इतनी कोशिशें करनी पड़ी किसमें? समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए किसको? एनवायरनमेंट को, और उसको अपनाने के लिए। क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट था उस समय, जंगलों में रहता था, किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसके पास में। जो नेचुरल जो डिज़ास्टर होते थे उनसे बचने के लिए है, क्लाइमेटीज से बचने के लिए है, तो धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। दे मेड एफर्ट्स टू यूटिलाइज द बाउंड्रीज ऑफ नेचर। मतलब नेचर्स के जो
मतलब नेचुरल जो क्लैमिटीज़ होती थी उनका किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, फ़ायदा किस तरह से उठाया जाए, एंड टू मिनिमाइज थ्रेट्स फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स। और जो भी प्रॉब्लम्स होती थी नेचुरली वो उनको कैसे कम कर सके, मिनिमाइज़ कर सके। इंटेंस कोल्ड, जैसे कि ठंड से बचना है, वाइल्ड एनिमल्स है, प्रेडेटर्स, नेचुरल क्लैमिटीज़ है, ठीक है। इन सब की जो सब प्रॉब्लम्स थी उसके चारों तरफ, उनसे बचने के लिए किस तरह उन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ किया जाए। मतलब तो अर्ली मैन को बहुत ज़्यादा क्या करने पड़े थे, एफर्ट्स करने पड़े थे। लाइफ वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा क्या थी, डिफ़िकल्ट थी फॉर अर्ली मैन हु स्ट्रगल टू ऑब्टेन फूड एंड वाटर। मतलब जिसे खुद को बचाना भी होता था उस क्लाइमेट में, उसे उस एनवायरनमेंट में, और खाना भी ढूंढना अपने लिए, पानी भी, ठीक है। हाउएवर ऑल दिस बिगेन टू चेंज इन द न्यूलिथिक एरा व्हेन ह्यूमन लर्न टू ग्रो देयर ओन फूड। अब इसमें धीरे धीरे चेंज क्या है, देखो सबसे बड़ा एक जो चेंज है उसकी लाइफ में, द बिग चेंज ऑफ ह्यूमन्स लाइफ दैट ग्रो देयर ओन फूड एंड डोमेस्टिकेट एनिमल, कि अपने लिए खाना प्रोड्यूस करना। कहाँ वो एक हंटर और गैदरर था, मतलब इकट्ठा करता था ढूंढ के, और कहाँ वो एक प्रोड्यूसर बन गया फूड, मतलब खुद उत्पादन करने वाला। The Neolithic age, the new Stone Age or the Neolithic age was the last phase of Stone Age। तो ये जो न्यूलिथिक एज है इसे हम लास्ट फेज भी कह सकते हैं स्टोन एज का। जैसे पैलोलिथिक एज है, सबसे पहला फेज वो है, इसके बाद मैसोलिथिक आ गई थी, और न्यूलिथिक एज है सबसे लास्ट की, जिसमें इसने बहुत सारे क्या किए थे, डेवलपमेंट हो गए थे, बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, जिससे उसकी लाइफ भी क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। दिस पीरियड विटनेस सेवरल वाइटल डेवलपमेंट्स एंड लैड टू अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे ह्यूमन्स की लाइफ में। ह्यूमन्स बिगेन टू ग्रो देयर ओन फूड क्रॉप्स एंड गेव अप देयर नोमैडिक लाइफ स्टाइल टू लिव। अपनी जो नोमैडिक लाइफ थी उसको एक तरह से छोड़ दिया था, जंगलों में रहने वाली जो लाइफ थी, और अपना फूड खुद ग्रो करना, फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया था। परमानेंट सेटलमेंट, कहाँ वो एक से दूसरी जगह जो घूमता रहता, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता रहता था, वो उसने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया था, मतलब एक जगह परमानेंटली रहना। दे बिगेन डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज कैटल्स गॉट्स एंड शीप्स। धीरे धीरे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट मतलब पालना शुरू कर दिया था। कैटल्स हो गई, गॉट्स हो गए, शीप्स हो गई। दे नाउ हैड ए रेगुलर सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जो सिर्फ पहले तो सिर्फ रॉ मीट खाता था, कच्चा मांस। फायर के इन्वेंशन के बाद में क्या किया, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ फायर ही बिगेन टू यूज़ उसके बाद जैसे पका के खाना शुरू कर दिया था उसको, ठीक है। धीरे धीरे फिर अब डोमेस्टिकेशन के बाद में क्या हो गया था, मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जानवर रखने शुरू कर दिए थे पालने, फिर दूध, उनका दूध निकालना, उसके बाद मिल्क जो प्रोडक्ट्स बनाना, ये सब यूज़ कर दिए, स्टार्ट हो गए थे। व्हील वाज अनदर क्रूशियल इन्वेंशन ऑफ दिस पीरियड। इसके बाद में एक व्हील का इन्वेंशन, पहिए की खोज एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था। एडवांस टूल्स सच एज blades and burins were used. It is because of these far-reaching changes that this period prehistory is called Neolithic Revolution। इसे तो एक तरह से न्यूलिथिक जो क्रांति वाला टाइम भी हम कह सकते हैं। द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, अब ये रेवोल्यूशन जो था वो कैसे आया, किस तरह से आया, चेंजेस जो थे। द इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी की शुरुआत ये कैसे हुई। ह्यूमन्स डिड नॉट बिकम फार्मर्स एंड हेल्डर्स फ्रॉम हंटर गैदरर ओवरनाइट। मतलब एक ही रात में वो हंटर गैदरर से फार्मर हेल्डर नहीं बन गए थे। फार्मर किसान हो गया, हेल्डर मतलब जो हेल्डर नहीं होते, चरवाहे जो होते हैं जानवरों को, कैटल्स को पालने वाले जो होते हैं। तो एकदम से कहीं एक दिन में तो ओवरनाइट मतलब रातों रात में तो बन नहीं गए थे। ये भी एक बहुत लंबा प्रोसेस था। इट इज़ नॉट डेफिनेटली नोन हाउ मैन डिस्कवर्ड फार्मिंग। मतलब ये नहीं बताया जा सकता कि इसने कैसे खेती बाड़ी को कैसे डिस्कवर किया, बट प्रोबेबली सम सीड्स वर स्पिल्ड ऑन द ग्राउंड। पर ऐसा मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अचानक से ग्राउंड पे उसने ज़मीन पे कुछ बीजों को उगते हुए देखा। कैसे और थ्रोन अवे बाय ए केयरलेस ह्यूमन, हो सकता है किसी केयरलेस ह्यूमन की तरह वो डाल दिए गए होंगे ज़मीन पे, जानवरों द्वारा इधर उधर फेंके गए होंगे, चौंच में डाल के, जैसे जानवर इधर उधर डाल देते हैं। एंड सून प्लांट्स ग्रू अप आउट ऑफ द सॉइल दैट वेरी प्लेस। मतलब फिर ज़मीन में धीरे धीरे वो बीज जो सीड थे वो ग्रो करना स्टार्ट हो गए। इन एडिशन एज द आइस एज एंडेड, जैसे मतलब आइस एज ख़त्म हुई थी। आइस एज हम किसे कहते थे, स्टार्टिंग की जो
पैलोलिथिक एज थी, मतलब उस समय अब ठंड ही ठंड रहती थी चारों तरफ। धीरे धीरे नेचुरल क्लाइमेट में, आपको पीछे वाले जो मैंने वीडियो में बताया था कि क्लाइमेट जो था, मौसम में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। मौसम क्या होने लगे, वार्म होने लगे, गर्मी होने लग गई। उससे क्या हो गया, इसी से क्या हो गया, बीज जो होते थे वो ग्रो करना, मतलब प्लांट के रूप में सीड्स जो होते हैं प्लांट्स के रूप में निकलने शुरू हो गए थे। पॉपुलेशन बिगेन टू इंक्रीज एंड द डिमांड फॉर फूड इंक्रीज एज वेल। धीरे धीरे लोगों इनकी क्या हो गई थी, पॉपुलेशन भी बढ़नी शुरू हो गई थी और फूड की डिमांड भी बढ़नी शुरू हो गई। दिस ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड कुड हार्डली बी मेट बाय हंटिंग गैदरर अलोन। पीपल ग्रेजुअली लर्न द आर्ट ऑफ सोइंग सीड। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती गई तो लोगों ने और डिमांड भी बढ़ती गई फूड की, तो फिर धीरे धीरे क्या किया, लर्न, फिर इस कला को सीखा। कौन सी आर्ट को, सोइंग सीड्स, बीज बोना, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, दिस मीन दैट पीपल नो लॉन्गर हैड टू वंडर इन सर्च ऑफ फूड। दी, इसके बाद में वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते नहीं थे। दे कुड बिल्ड स्ट्रॉन्गर एंड सेफ परमानेंट ड्वेलिंग नियर द फील्ड्स एंड लाइफ लिव अ सेटल्ड लाइफ। धीरे धीरे उन्हें खेतों के आसपास क्या कर दिया, परमानेंट शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी, रहना शुरू कर दिया खेतों के आसपास में, और लाइफ उनकी सेटल हो गई। द अर्लीस्ट प्लांट्स कल्टिवेटेड इन द न्यूलिथिक एज वर। अब कौन कौन से प्लांट्स थे, वीट है, बैरली है, फिग्स है, ओट्स है, टॉल ग्रासेस है, लंबे तरह घास जो है एनिमल्स के ईट करने के लिए। ओवर हार्वेस्टेड द ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर्ड फॉर यूज टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। फिर मतलब ग्रेन्स जो थे, अनाज को स्टोर करना भी सीख लिया था अगली फसल तक, अगली हार्वेस्ट तक। ठीक है, अगली फसल की खेती करेंगे अगले साल, तब तक उन्होंने अनाज को स्टोर करना भी सीख लिया था। दस ग्रैनरीज वर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोन ग्रेन्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। लंबे समय तक उनको स्टोर करना शुरू कर दिया था। द न्यूलिथिक मैन दस बिकम ए फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम ए फूड गैदरर। मतलब इसके बाद फूड गैदरर से कहाँ, वो हंटर और गैदरर था। गैदर मतलब फूड संग्रह इकट्ठा करने वाला, उससे क्या बन चुका था, वो एक फूड प्रोड्यूसर बन गया था। न्यूलिथिक साइट्स, अब मतलब न्यूलिथिक साइट्स मतलब कौन कौन सी जगह से इस तरह के एविडेंस मिले हैं खोज में, जो खोज की गई है उसमें कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ से इसके सबूत हमें प्रमाण मिलते हैं। न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन सेवरल रीजन इन साउथ एशिया। द मेजर न्यूलिथिक साइट्स दस एक्सकवेटेड आर मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बुर्ज होम इन कश्मीर, दाउजिली हेडिंग एंड साराथ्रू इन असम, चिरंड इन बिहार, कुचई इन उड़ीसा, दैमाबाद एंड इनामगांव इन महाराष्ट्र, ब्रह्मगिरी इन कर्नाटक, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश एंड प्यामापाली इन तमिलनाडु। ये साइट्स हैं जिससे हमें न्यूलिथिक एज का पता चलता है। नाउ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया व्हेन पीपल बिगिन फार्मिंग एंड दे फेल्ट नीड फॉर एनिमल्स टू प्लो देयर फील्ड्स। धीरे धीरे लोगों ने जानवरों को पालना शुरू, खेती बाड़ी जब शुरू की तो उन्हें क्या फील हुआ, मतलब किसकी नीड फील हुई, महसूस हुई, उनके खेतों को प्लो करना, हलों को जोतने के लिए, खेतों को जोतने के लिए, और टू ऑब्टेन मिल्क पाने के लिए, मीट के लिए, गार्ड परमानेंट सेटलमेंट के लिए, गार्ड खेतों की रखवाली के लिए। इस तरह से क्या ज़रूरत महसूस हुई, एनिमल्स की। एनिमल्स वर ऑल्सो नीडेड टू ट्रांसपोर्ट सीड्स। इसके अलावा एनिमल्स की ज़रूरत क्यों हुई, सीड्स को एक से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो परमानेंटली रहना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन्स। थस सम एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड सो दैट दे कुड बी यूज्ड एज व्हेन नीडेड। द अर्लीस्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर काउ, शीप, गॉट, पिग्स एंड डॉग्स। डॉग जो था वो सबसे पहला एनिमल था जिसे क्या किया था, अर्ली मैन ने पाला था। दीज एनिमल्स प्रोवाइडेड पीपल विद रेगुलर सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स। इससे इन्हें रेगुलर क्या प्राप्त करते थे, ये मीट, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स। एनिमल स्किन्स वर ऑल्सो यूज टू मेक क्लोथ्स। इसकी स्किन भी यूज़ करते थे कपड़े बनाने में। हॉर्सेस, बुलॉक्स, डंकीज, ये फील्ड्स को प्लो करने में, हलों जैसे खेतों में जोतने के लिए हल, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे। देखो सबसे पहले डॉग ऐसा एनिमल था जो टेम्ड किया गया था। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल दैट वाज टेम्ड बाय अर्ली मैन। टेम्ड मतलब पालना, उसको पाला गया था। डॉग वॉज अमंग द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय मैन। सबसे पहले कुत्ते को पाला था इन्होंने।
नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ व्हील, अब पहिए की खोज। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज परहैप्स द ग्रेटेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। द एक्सटेंट डिटेल्स अबाउट द हाउ एंड व्हेन ऑफ इन्वेंशन ऑफ व्हील आर थ्रू अननोन। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि कब हुई इसकी खोज, लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जाता है ऑफ ह्यूमन अर्ली मैन्स लाइफ। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द व्हील डेट्स बैक टू 500 BC इन मैसोपोटामिया। मतलब ऐसा माना जाता है 3500 BC साल पहले कहाँ से मिले हैं इसके एविडेंस? मैसोपोटामिया, मॉडर्न डे इराक, जो कहाँ पे है आज? इराक में है मैसोपोटामिया। द यूज़ ऑफ व्हील मेड पीपल्स लाइफ ईजियर एंड मोर कम्फर्ट। जो इसकी किसकी, जो व्हील की, पहिए की जो खोज थी, उसने अर्ली मैन की लाइफ जो थी उसे और ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल बना दिया था। नाउ अब व्हील देखो, पहिए की खोज के बाद में एक तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया था, यातायात का जिसे हम कह सकते हैं, और एक पोट्री का, जो नहीं होता कि बर्तन बनाते हैं, कुम्हार वाला जो पोटर नहीं होता, पोटर व्हील जो होता है। आफ्टर मोस्ट पीपल टुक अप फार्मिंग एंड हार्डिंग एंड स्टार्ट लिव्ड अ सेटल लाइफ, इट बिकम नेसेसरी टू स्टोर ग्रेन्स। अब जैसे देखो लोगों ने धीरे धीरे लाइफ सेटलमेंट शुरू हो गया था, लोगों का खेती बाड़ी शुरू हो गई थी, हार्डिंग शुरू कर दी थी, एक जगह रहना स्टार्ट हो गया था। फिर लोगों के लिए ज़रूरी हो गया था कि फूड को स्टोर करना, अगली फसल की बुआई तक जो अनाज है उसको स्टोर करके रखना, खाना खाने के लिए बर्तन, मिल्क वाटर के लिए, ये सब ज़रूरी हो गए। अब बर्तन बनाना ज़रूरी हो गया, तो पॉटरी वॉज वाइडली यूज इन द न्यूलिथिक एज। इसलिए फिर पॉटर व्हील जो था, पॉटरी थी, मतलब बर्तन बनाने की जो कला थी, ये भी न्यूलिथिक एज में डेवलप हुई। द पॉटर्स व्हील वाज यूज टू मेक पॉट्स ऑफ वेरियस शेप्स। अब इससे क्या होता था, बहुत सारी शेप्स के बर्तन बनाए जाते थे। द अर्ली पॉटरी वाज थ्रो बेयर एंड प्लेन, मतलब इतनी आज इतनी डेवलप है वैसी नहीं थी, बहुत सिंपल थी, सिंपल बर्तन बनते थे मिट्टी के। लेटर पोट्स वर रिचली डेकोरेटेड एंड पेंटेड इन वेरियस डिज़ाइंस एंड कलर्स, मतलब उनको अलग अलग कलर्स में क्या किया जाता था, डिज़ाइन किया जाता था, पेंटिंग की जाती थी उन पर। ठीक है, तो इस तरह से अर्ली मैन में देखो कितने सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, ये हम पढ़े हैं हमने आज। किस तरह से इसने फार्मिंग स्टार्ट की है, व्हील का इन्वेंशन किया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया है, धीरे धीरे इसकी लाइफ क्या हो गई, न्यूलिथिक एज में आते आते बहुत बिल्कुल चेंज हो गई है। ठीक है, जो पैलोलिथिक एज में थी और जो मैसोलिथिक में थी उससे बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, किसमें? न्यूलिथिक एज में। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अभी थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट अभी रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे इसको। ओके, आई होप आप अपना वर्क डेली टाइम पे कर रहे होंगे नोटबुक में। देन आपको यू शुड हैव टू लर्न ऑल्सो दिस वर्क, लर्न भी करते रहना है आपको। ओके बच्चों, थैंक यू।